नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील चौरसिया और पेडागॉजी पढ़ रहे थे हम हिंदी के शिक्षा शास्त्र को पढ़ रहे हैं। इससे रिलेटेड हमने 3 वीडियो डाले हैं अभी तक। आशा है कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा और आज अगले वीडियो को हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे भाषाई कौशल, है ना। तो संख्या को उनमें पढ़ा था, कितने प्रकार से हम वर्गीकृत करते हैं। जितने भी हम देखते हैं संविदा से रिलेटेड स्टूडेंट हैं, जुड़ जाइए वीडियो के साथ। और हिंदी पेडागॉजी को हम पढ़ रहे हैं अगले चैप्टर के साथ। तो इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा हुआ था भाषाई कौशल के बारे में और किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, हमने वीडियो के माध्यम से देखा था। तो अब जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कोशिश ये करना है कि किस स्तर के क्वेश्चन आते हैं, और जो हम पढ़ते तो हैं लेकिन हम देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, तो उन पर फोकस करना है। अब कौशल को हमने कंप्लीट कर लिया था। अब लेखन कौशल से संबंधित हम देखते हैं विधियां आ जाती हैं कुछ, है ना। तो इनको आज हम पढ़ रहे हैं। पहले तो सबसे पहले हम पढ़ गए जो है विधियां, लेखन कौशल से संबंधित विधियां कौन कौन सी होती हैं। तो हेडिंग बना सकते हैं हम, लेखन कौशल से संबंधित शिक्षण विधियां। लेखन कौशल से संबंधित शिक्षण विधियां। देखिए दोस्तों, जैसे मैं जब भी बोलता हूं कि इस प्रकार से क्वेश्चन संबंधित एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं, तो मैं पहले पेपर को देखता हूं, इसके बाद में आपको यहाँ पे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको ज्ञात कराता हूं कभी भी, है ना। अब जैसे हमने पिछले चैप्टर में इसको पढ़ा हुआ था कि लेखन कौशल से संबंधित, तो आप 2012 का MP टेट का वर्ग 3 का पेपर देख सकते हैं। तो उसमें यही क्वेश्चन जो आया था, जो कल मैंने बाद में सोल्व करवाया था, कि हमें लेखन से संबंधित या लेखनी कार्य करते समय हमें किन सावधानियों का प्रयोग करना चाहिए, या कौन सी सावधानियां लेखन कौशल से संबंधित हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, जिसको हमने बताया था। तो हमने इसको अच्छी तरह से पढ़ा था कि लेखन के लिए क्या हमें करना चाहिए, कहाँ पर हमारी कलम होना चाहिए, और हमारे बैठने का स्तर कैसा होना चाहिए, हमें वर्णमाला का ज्ञान होना भी जरूरी है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आया था। अब लेखन कौशल से संबंधित विधियां, तो कभी कभी विधियों के नाम दे देते हैं और हम देखते हैं, पूछ लेते हैं कि किससे संबंधित है, या और डीपली पूछेंगे तो विधियों के अंदर से पूछ लेते हैं। तो पहले तो हमें ये देखना है कि कौन कौन सी इसके अंतर्गत विधियां आती हैं। तो इसके अंतर्गत हम 4 विधियां पढ़ेंगे। एक होती है रूपरेखानुकरण, ठीक है, रूपरेखानुकरण विधि, ठीक है। एक होती है रूपरेखानुकरण विधि और दूसरी होती है स्वतंत्र अनुकरण विधि। ठीक है, स्वतंत्र अनुकरण विधि। दोस्तों तीसरी हम पढ़ते हैं मॉन्टेसरी विधि। तीसरी पढ़ते हैं मॉन्टेसरी विधि और चौथी पढ़ते हैं जैकार्ट विधि, है ना। चौथी पढ़ते हैं जैकार्ट विधि। तो ये जो जितनी भी विधियां हैं सब किससे रिलेटेड हैं, लेखन कौशल से संबंधित शिक्षण विधियां हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा इनमें से कि निम्नलिखित में से कौन सी लेखन कौशल से संबंधित विधि है या संबंधित विधि है। तो हमें याद होना चाहिए रूपरेखानुकरण विधि, स्वतंत्र अनुकरण विधि, मॉन्टेसरी विधि और जैकार्ट विधि। अब एक एक विधि के बारे में हम थोड़ी अध्ययन कर लें, ठीक है। तो देखिए, जब भी बात करते हैं रूपरेखानुकरण, यानी लेखन शिक्षण की पहली विधि मानी जाती है कौन को, रूपरेखानुकरण विधि। अब देखिए इसमें क्या होता है, रूपरेखानुकरण विधि में जो शिक्षक होता है, तो हम देखते हैं कि शिक्षक क्या करता है। शिक्षक हम देखते हैं ब्लैक बोर्ड की बात करें या फिर हम देखते हैं स्लेट की बात करें,
ठीक है, चाहे ब्लैक बोर्ड की बात करें या स्लेट की बात करें, तो उसके माध्यम से हम देखते हैं क्या करता है कि इस प्रकार से हम देखते हैं शब्दों को या वाक्यों को हम देखते हैं अंकित कर देता है, उनका रेखाकरण कर देता है, और बाद में हम देखते हैं उनको मिलाने के लिए कहा जाता है रेखानुकरण विधि में। तो हम देखते हैं चाहे शिक्षक की बात करें, तो चाहे कॉपी की बात करें, चाहे स्लेट की बात करें, चाहे ब्लैक बोर्ड की बात करें, तो उनमें क्या करता है, इस प्रकार से हम देखते हैं शब्दों को या वाक्यों को इस प्रकार से बना देता है कि जैसे मान लो इस प्रकार से बना दिया, ठीक है, और बच्चों से इनको हम देखते हैं मिलाने के लिए कह दिया जाता है, यानी बिंदुवत रचना बना दी जाती है शिक्षक के द्वारा। अब यहाँ जो शिक्षण विधियाँ पढ़ रहे हैं, तो हम देखते हैं कि प्राइमरी स्तर पे पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं इसीलिए व्हाइट बोर्ड की बात ना होकर किसकी हो रही है, ब्लैक बोर्ड की बात हो रही है। उसी को श्यामपट बोल देते हैं, या तो स्लेट पर या कॉपी पर या फिर श्यामपट पर। तो शिक्षक क्या करता है, वर्णों को, शब्दों को, है ना, तो इस प्रकार से हम देखते हैं बिंदुवत बना देता है, और बच्चों से कहता है कि इन्हीं को हम देखते हैं बिंदुओं को मिलाने के लिए बोल देता है। ठीक है, तो किस विधि में हम देखते हैं कि जो शिक्षक होता है कि वर्णों या शब्दों को बिंदुवत कर देता है और बच्चों से या शिक्षार्थियों से उनको मिलाने के लिए कहता है, तो हम देखते हैं रूपरेखानुकरण विधि। इस शिक्षण की पहली विधि मानी जाती है, लेखन कौशल की पहली विधि मानी जाती है। तो इससे हम देखते हैं कि बच्चों में इस कौशल का इस्तेमाल करके हम देखते हैं धीरे धीरे लिखना सीख जाते हैं। ठीक है, तो रूपरेखानुकरण में क्या होता है, अब इसको संक्षेप में क्या लिख सकते हैं, रूपरेखानुकरण में लेखन शिक्षण की वह विधि जिसमें हम देखते हैं कि शिक्षक स्लेट, कॉपी, ठीक है, अथवा श्यामपट या ब्लैक बोर्ड की बात करते हैं, श्यामपट पर हम देखते हैं वर्णों को या शब्दों को बिंदुवत कर देता है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कि शिक्षार्थी से उन बिंदुओं को मिलान करने के लिए कहता है, इसीलिए से बोल देते हैं रूपरेखानुकरण विधि। ये लेखन शिक्षण की हम देखते हैं पहली विधि मानी जाती है और महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है, यानी बालक की शुरुआत इसी से करवाई जाती है। जैसे हमने पढ़ा था लेखन कौशल में कि बालक की लेखन प्रक्रिया की शुरुआत किससे होती है, तो टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से, और जब विधि की बात करेंगे तो हम देखते हैं रूपरेखानुकरण विधि से। ठीक है, अब दूसरी विधि हम पढ़ते हैं स्वतंत्र अनुकरण विधि। ठीक है, दूसरी विधि क्या है, स्वतंत्र अनुकरण विधि। अब इसमें क्या बोल दिया जाता है, इसमें जो स्वतंत्र अनुकरण विधि होती है, तो इसमें हम देखते हैं कि क्या करते हैं, जो शिक्षक होते हैं तो वाक्यों को, शब्दों को हम देखते हैं बालक की स्लेट, कॉपी या फिर ब्लैक बोर्ड पर लिख देता है। शिक्षक जो होता है, शिक्षक का काम होता है कि शब्दों, वाक्यों को श्यामपट पर या स्लेट पर या कॉपी पर लिख दिया जाता है और बच्चों से उनका रूबरू लिखने के लिए बोला जाता है। जैसे हम कहते हैं नहीं, सुलेख वगैरह, जुमला वगैरह है, बच्चों को लिखवाया जाता है, तो किस विधि का इस्तेमाल किया जाता है, स्वतंत्र अनुकरण विधि। यानी पहले शिक्षक लिख देता है उसी की कॉपी में या बोर्ड पर या फिर हम देखते हैं स्लेट में, और उसी का अनुकरण करने के लिए बच्चे से कहता है, तो हम देखते हैं वो कहलाती है स्वतंत्र अनुकरण विधि। ठीक है, मॉन्टेसरी विधि। अब मॉन्टेसरी विधि ये हम देखते हैं इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो आंख का, कान का और हाथ का। मॉन्टेसरी विधि में किन अंगों का प्रयोग किया जाता है, तो आंखों का, कानों का और हाथ का। इन तीनों के बीच एडजस्टमेंट किया जाता है, समायोजन किया जाता है। एक शब्द आता है समायोजन, है ना, समायोजन, एडजस्टमेंट। समायोजन क्या कहलाता है, बदलते हुए वातावरण के प्रति अपने आप को समायोजित करना, है ना। तो हम देखते हैं जब कोई व्यक्ति, मान लो घर में है, कोई भी घर में है, मान लो मम्मी पापा की नहीं बन रही है या भाई बहन की लड़ाई आपस में बहुत होती है, तो हम देखते हैं उसका साइकोलॉजी क्या कहती है कि आपस में एडजस्टमेंट कर लिया जाता है। यानी मान लो भाई बहन को समझाता है और बहन को भाई की आदतें बुरी लगती हैं या बहन की आदतें भाई को बुरी लगती हैं, तो या तो उनको सहना सीख ले, विरोध करना बंद कर दिया जाता है अपने आप को। भाई क्या होता है, या तो हम बदलते हुए वातावरण के प्रति स्वयं को अनुकूल कर लेते हैं, दूसरे के अनुकूल हम बन जाते हैं। यानी जहाँ जो झगड़े की जड़ होती है वो खत्म हो जाती है। तो बदलते हुए वातावरण के प्रति अपने आप को एडजस्ट करना। जैसे आपने पढ़ा है शिक्षा शास्त्र में पढ़ते हैं, तो इसको और अच्छी तरह से साइंटिफिक रूप से क्या कह सकते हैं, समायोजन। आपने देखा होगा कि जो बालक होता है, तो पहली बार हम देखते हैं, जैसे मान लो बालक पशु को देखता है, कुत्ता को देखता है, ठीक है, तो कुत्ते को देखता है और कुत्ते को देखने के बाद यदि वो शेर को देखता है, तो पहली बालक क्या करता है, कुत्ते और शेर में अंतर नहीं समझ पाता है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा बताए जाने पर
कि देखिए ये बड़ा बड़ा प्राणी है और हम देखते हैं धरती का सर्वोच्च होता है, इसकी टांगें लंबी होती हैं, इसका जो मुंह होता है वो लंबा होता है, मांसाहारी होता है पूरी रूप से। तो हम देखते हैं बच्चा अपने आप को टीचर के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा दिए गए ज्ञान से समायोजित कर लेता है, यानी वह बालक जो शेर को कुत्ता समझ रहा था वह शेर को शेर ही मान लेता है। इसे कहते हैं समायोजन, किसी दूसरे के द्वारा बताने से अपनी समझ को विकसित करना, यानी वातावरण के अनुसार, बदलते वातावरण के अनुसार अपने आप को विकसित कर लेना, वो कहलाता है समायोजन। ठीक है, तो मॉन्टेसरी विधि में क्या होता है, आँख, कान और हाथ के बीच समायोजन होता है। अब इसमें क्या होता है मॉन्टेसरी विधि में ये हम देखते हैं कि इसमें लकड़ी की बात करें तो लकड़ी, वुड की बात करते हैं तो लकड़ी पे हम देखते हैं, या गत्ते की बात करते हैं तो उस पर उभार बना दिए जाते हैं। तो लकड़ी के उभार या गत्ते पर उभार, तो बच्चा उसमें क्या करता है, उन उभारों पर पेंसिल या कलम चलाता है और फिर बाद में उसी को हाथ से स्पर्श करता है। तो हम देखते हैं इससे उसको लिखने का ज्ञान, शब्दों की स्पर्श की अनुभूति करा के करवाया जाता है। तो जब भी यदि आ जाए मॉन्टेसरी विधि में क्या होता है, हम देखते हैं आँख की बात करते हैं और हम देखते हैं कान की बात करते हैं और हाथ के बीच समायोजन करवाया जाता है। और हम देखते हैं उसमें लकड़ी पे हम देखते हैं उभार बने रहते हैं, अक्षर बने होते हैं, और हम देखते हैं या फिर गत्ते की बात कर रहे हैं उस पर उभार बने होते हैं। तो जिस पर बच्चा हम देखते हैं कि पेंसिल या पेन को चलाता है और फिर हम देखते हैं कि हाथों से स्पर्श करता है, जिससे हम देखते हैं कि स्पर्श की अनुभूति करा के बालक को पढ़ना सिखाया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं मॉन्टेसरी विधि होती है। ठीक है, अब जैकार्ड में क्या होता है, कई बार पूछ सकते हैं कि जैकार्ड विधि किससे रिलेटेड है, तो लेखन से रिलेटेड है। अब जैकार्ड में क्या होता है इसमें हम देखते हैं कि पहले शिक्षक जो होता है तो शिक्षार्थी से किसी विषय वस्तु को पढ़ने के लिए कहता है। मान लो शिक्षक है तो शिक्षक पहले शिक्षार्थियों से यानी स्टूडेंट से, छात्रों से किताब पढ़ने के लिए कहता है। अब जो शिक्षार्थी पढ़ते हैं तो शिक्षार्थी के पढ़े हुए को शिक्षक लिखता है। अब फिर बाद में हम देखते हैं कि जो शिक्षक लिख लेता है तो हम देखते हैं कि फिर वही बच्चों से लिखवाता है और फिर हम देखते हैं कि बच्चों ने कहाँ गलतियाँ की हैं, तो उस लेखन को हम देखते हैं अपने टीचर से मिलान करता है, टीचर के लिखे हुए से मिलान करता है और हम देखते हैं कि इस प्रकार अपनी अशुद्धियों को दूर करता है। तो इसे कहते हैं जैकार्ड विधि। तो पूछ सकते हैं जैसे क्वेश्चन कि ए बी सी निम्नलिखित में से, या डी दे दें कोई नहीं है सभी दे दें डी, निम्नलिखित में से कौन सी लेखन शिक्षण से संबंधित विधि है, तो सभी हो जाएंगी। कौन कौन सी, रूपरेखानुकरण, स्वतंत्र अनुकरण, मॉन्टेसरी, जैकार्ड। एक बार और देख सकते हैं रूपरेखानुकरण विधि में क्या होता है, तो शिक्षक स्लेट, कॉपी या श्यामपट पर हम देखते हैं बिंदुवत रचना बना देता है और हम देखते हैं कि शिक्षार्थी से उसी पर हम देखते हैं उसी को मिलाने के लिए कहता है, उन बिंदुओं को मिलाने के लिए कहता है, चाहे वर्ण की बात हो, शब्द की। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि धीरे धीरे शिक्षार्थी शब्द लिखना या वर्ण लिखना सीख जाता है, यानी ये लेखन शिक्षण की प्रारंभिक विधि मानी जाती है। स्वतंत्र अनुकरण में क्या होता है कि हम देखते हैं कि शिक्षक क्या होता है, स्लेट, कॉपी या श्यामपट पर हम देखते हैं किसी विषय वस्तु को लिखता है और हम देखते हैं उसी की नकल करने के लिए शिक्षार्थियों से कहा जाता है, जिसे कहते हैं स्वतंत्र अनुकरण विधि। मॉन्टेसरी में क्या होता है, इसमें हम देखते हैं किन तीन चीज़ों का समावेश रहता है, समायोजन रहता है, तो आँख, कान और हाथ का। तो हम देखते हैं इसमें लकड़ी के गत्ते की बात करें, लकड़ी की बात करें या गत्ते की बात करें तो उस पर उभार बना दिए जाते हैं और अक्षर, वर्ण लिखे रहते हैं उसमें और शब्द लिखे रहते हैं। तो जो शिक्षार्थी होता है तो उसको हम देखते हैं पेंसिल की सहायता से स्पर्श करता है, हाथों से स्पर्श करता है और हम देखते हैं वर्णों को लिखना और लिखना सीख जाता है। ठीक है, जैकार्ड में ये क्या होता है, इसमें पहले हम देखते हैं कि शिक्षार्थियों से शिक्षक किसी विषय वस्तु को पढ़वाता है और पढ़वाने के बाद शिक्षार्थी पढ़ते हैं और शिक्षक उसी पढ़े हुए को लिखता है और फिर हम देखते हैं कि बालकों से उसी के अनुसार लिखवाता है जैसा कि शिक्षक ने लिखा हुआ है। फिर हम देखते हैं शिक्षक के लिखे हुए से मिलान करता है और अपनी अशुद्धियों को दूर करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं लेखन कौशल से संबंधित विधियाँ होती हैं। आया समझ में? तो इस प्रकार से हम देखते हैं क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें इसी से रिलेटेड आपका चैप्टर है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। इससे आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इनको पढ़ने के बाद हम हेडिंग बना सकते हैं
ठीक है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत। तो पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण से संबंधित सिद्धांत है अथवा नहीं है ना। तो देखें इसके अंतर्गत हमें पहला सिद्धांत पढ़ते हैं, स्वाभाविकता का सिद्धांत। स्वाभाविकता का सिद्धांत। दूसरा है अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत। पहले हम इनको लिख लें, कितने पढ़ना है, फिर इसके बाद सभी पर चर्चा कर रहे हैं। अनुकरण का सिद्धांत, ठीक है। तीसरा होता है स्वतंत्रता का सिद्धांत। ठीक है, स्वतंत्रता का सिद्धांत। ठीक है, स्वतंत्रता का सिद्धांत। अगला होता है मौखिक एवं लेखन कार्य का सिद्धांत। ठीक है, लेखन कार्य का सिद्धांत। मौखिक एवं लेखन कार्य का सिद्धांत। अगला होता है बोलने और लिखने में ठीक है, बोलने और लिखने में सामंजस्य का सिद्धांत। बोलने और लिखने में सामंजस्य का सिद्धांत। अगला है व्याक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। ठीक है, व्याक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। अगला है क्रियाशीलता का सिद्धांत। ठीक है, क्रियाशीलता का सिद्धांत। अगला है बाल केंद्रता का सिद्धांत। ठीक है, बाल केंद्रता का सिद्धांत। ठीक है, बाल केंद्रता का सिद्धांत। अगला है अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत। अगला है अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत। अगला है स्वयं संशोधन का सिद्धांत। ठीक है, स्वयं संशोधन का सिद्धांत। स्वयं संशोधन का सिद्धांत। स्वयं संशोधन का सिद्धांत। अगला है बहुमुखी प्रयास का सिद्धांत। बहुमुखी प्रयास का सिद्धांत। एक और है, अगला है शिक्षण सूत्रों
शिक्षण सूत्रों के प्रयोग का सिद्धांत। शिक्षण सूत्रों के प्रयोग का सिद्धांत। शिक्षण सूत्रों के प्रयोग का सिद्धांत। अब देखना, तो पहले तो हमें ये देखना है कि इसके अलावा हमें और कुछ नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन ये आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण से संबंधित सिद्धांत है। तो पहले तो हमें इनको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फिर एक एक के बारे में हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो पहले तो हमें इन सिद्धांतों को पढ़ना है कि पहला स्वाभाविकता का सिद्धांत होता है, अनुकरण का सिद्धांत होता है, स्वतंत्रता का सिद्धांत, है ना। फिर इस प्रकार से हम देखते हैं, जरूरी नहीं है कि क्रम से आए, ठीक है, कोई सा भी हम याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखना, स्वाभाविकता का सिद्धांत। तो जब भी शब्द आता है भाषा, तो हमें तुरंत आ जाना चाहिए कि भाषा का अर्थ क्या होता है, बोलना। भाषा से अर्थ किससे है, बोलने से। और हम देखते हैं कि जितनी भी हमारी सारी क्रियाएं होती हैं सुबह से लगाकर जब तक हम सो नहीं जाते, तो उन सारी क्रियाओं को करने के लिए हमें देखते हैं किसकी ज़रूरत पड़ती है, कोई ना कोई माध्यम की। और वो माध्यम क्या होता है, भाषा, ठीक है। यानी भाषा क्या है, बोलने का साधन। अब पहला क्वेश्चन दिया गया है स्वाभाविकता का सिद्धांत। अब देखिए, आपने देखा होगा शिशु जो होते हैं या बालक की बात करते हैं, तो बालक हम देखते हैं स्वभाव से ही उनमें हम देखते हैं सीखने की प्रक्रिया पाई जाती है। और कैसे सीखते हैं, हम देखते हैं कि बालक मातृभाषा का अनुकरण करते हैं। यानी मातृभाषा जो होती है, मातृभाषा की यदि सही डिफाइन करें तो मातृभाषा क्या होती है, माता के मुख से निकली हुई भाषा। और हम देखते हैं जब भी यदि आ जाता है क्वेश्चन आपका कि स्वाभाविकता का सिद्धांत, तो स्वाभाविकता का सिद्धांत क्या कहता है कि बालक में स्वतः स्फूर्ति की क्षमता पाई जाती है। स्वतः स्फूर्ति, एक शब्द आता है, स्वतः स्फूर्ति की क्षमता पाई जाती है, जिससे वह हम देखते हैं कि मातृभाषा के जरिए हम देखते हैं कि बोलने का प्रयास करता है या बोलता है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि कौन सा सिद्धांत कहता है भाषा शिक्षण का कि बालक में स्वतः स्फूर्ति की क्षमता पाई जाती है। तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि बालक को सीखने के लिए कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ती है या बाहरी परिवेश में कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ती है, जबकि जन्मजात ही उसमें स्वतः स्फूर्ति की क्षमता पाई जाती है, और जिससे स्वाभाविकता का सिद्धांत कहते हैं। और कोई भी बालक होता है तो मातृभाषा क्या होती है, जिस बालक का जिस प्रकार के हम देखते हैं परिवेश में हम देखते हैं पालन पोषण होता है, वह उसकी मातृभाषा होती है। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी क्वेश्चन आ जाता है कि बालक को जो प्राइमरी शिक्षा देनी चाहिए तो किससे संबंधित होनी चाहिए, अंग्रेजी से, हिंदी से, व्याकरण से, और हम देखते हैं मातृभाषा से। यानी जिस भाषा में बालक पला बढ़ा हो, है ना। इसीलिए आपने देखा होगा कि अपनी मातृभाषा जो है हिंदी है, और हिंदी के लिए हम देखते हैं इतने सारे जो सम्मेलन हो रहे हैं हिंदी के बढ़ावा देने के लिए। और हम देखते हैं इसमें कई लोगों ने इसका विरोध किया था। तो उस समय जो गांधी जी थे तो उन्होंने बताया था कि हम अंग्रेजी या फॉरेन भाषा का लैंग्वेज का इस्तेमाल क्यों करें, जब हम देखते हैं कि कोई भारतीय बच्चा होता है तो लगभग हम देखते हैं कि वो 5-7 वर्ष हम देखते हैं कि जब वो हिंदी उसकी मातृभाषा होती है, जननी होती है, जब उसको सीखता है तो स्वभाव से ही उसी भाषा में उसका पालन पोषण होता है। लेकिन जब वो अदर भाषा को सीखता है, अन्य भाषा को सीखता है, तो हम देखते हैं कि उसको अन्य भाषा को ग्रहण करने में 5-6 वर्ष का समय लग जाता है। तो क्यों उसको बेस्ट किया जाए, जब हमारी मातृभाषा जो हिंदी है उसमें हम देखते हैं बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं, रामायण की बात करें, महाभारत की बात करें, फिर उनको वेद पुराणों की भाषा है, ऋषियों की भाषा है, फिर उनको हम क्यों नहीं मातृभाषा कह सकते। तो फिर हम देखते हैं कि हिंदी को घोषित किया गया था। कब किया गया था, 14 सितंबर को, है ना। इसीलिए हम देखते हैं कि प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो स्वाभाविकता का सिद्धांत क्या कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार बालक में स्वतः स्फूर्ति की क्षमता पाई जाती है, यानी बालक को सीखने के लिए कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ती है या कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता है। अनुकरण का सिद्धांत सभी लोग पढ़ते आए हैं कि हम देखते हैं बच्चों में हम देखते हैं अनुकरण करने की क्षमता होती है। अनुकरण दूसरे की नकल करना, है ना। बच्चे क्या होते हैं, नकलची होते हैं और दूसरे की नकल करके सीखते हैं। अनुकरण आपने देखा होगा कि जो बच्चा होता है, तो जब बालक जो होता है, चाहे 1.5 साल की बालक की बात करें, 2 साल के बालक की बात करें, तो हमारे द्वारा किए गए कार्य व्यवहारों की नकल करता है। और हम देखते हैं यहाँ तक जब वो नकल करने में असमर्थ होता है तो कभी कभी बच्चा रोने लगता है। जैसे हम बड़े बच्चे का बड़ा भाई सीटी बजा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो बालक उसी प्रकार की क्रियाकलाप करने की कोशिश करता है, और जब नहीं कर पाता है तो हम देखते हैं वो रोता है, चिल्लाता है। क्यों
क्योंकि ये कहना चाहता है कि अभी मैं सीख नहीं पाया, मैं सीखने में अच्छा हूँ, मुझे एक बार और सिखाया जाए, है ना। हम जिस प्रकार की क्रिया एक्टिविटीज करते हैं तो वही बच्चा सीखता है। और जब सीखने में असमर्थ महसूस करता है अपने आप को, तो हम देखते हैं कि वो रोता है, सिर को पटकता है। क्यों? क्योंकि उसने अनुकरण को सही से नहीं किया। तो अनुकरण से मतलब नकल थी, और नकल किससे होती है? हमेशा बड़ों की। ठीक है। स्वतंत्रता का सिद्धांत, तीसरा क्या पढ़ते हैं हम? स्वतंत्रता का सिद्धांत। हम देखते हैं स्वतंत्रता का सिद्धांत क्या कहता है कि हम देखते हैं बालक को देखिए, जो प्राचीन संस्थाएं हुआ करती थी, हम देखते हैं प्राचीन संस्थाएं, जो गुरुकुल की बात करते हैं, तो पहले बच्चा क्या था, जो सीखने का एनवायरनमेंट था तो बहुत ज़्यादा जटिल हुआ करता था। हम देखते हैं कि बच्चा कोई संस्था में सीखता है तो हम देखते हैं पहले जो प्रारंभिक शिक्षण विधियां थी वो क्या होती थी? भय एवं दंड का। जितने भी संस्थान हुआ करते थे तो हम देखते हैं भय के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी और दंड के माध्यम से। यानी बालक जाता था तो दिन भर डरा सदमा सा रहता था, उसको लगता था घर में मेरी बुआ कैसी होगी, मम्मी की याद आती थी, बुआ की याद आती थी। और हम देखते हैं कोई इसके द्वारा गलती की जाती थी तो उसका दंड भी उसको भुगतना पड़ता था। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं बालक को महत्व नहीं दिया जाता था। और हम देखते हैं इसीलिए आप देखते हो अब आज की शिक्षा में क्या है, मनोविज्ञान की जोड़ देने से हम देखते हैं कि इन दोषों को दूर कर दिया गया है। और मनोविज्ञान क्या कहता है कि जब तक कोई बालक सीखने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा तब तक वो सीख नहीं सकता। तो हम देखते हैं भय और दंड को मुक्त कर दिया गया है। और आज की जो शिक्षण विधियां वो क्या हैं? प्रेम और सहानुभूति पर आधारित हैं। इसीलिए हम देखते हैं बालक, हम देखते हैं जल्दी सीखता है, ताकि उसे अब आज यदि आ जाए स्वतंत्रता का सिद्धांत कौन सी विधियों पर बल देता है, तो आधुनिक विधियों पर बल देता है। और आधुनिक विधियां किस पर आधारित हैं? प्रेम, प्रशंसा एवं सहानुभूति। अब आपने देखा होगा कभी कभी हम बच्चों से जितने टीचर की बात करते हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच संबंध कैसे होना चाहिए? मित्रवत होना चाहिए, ताकि बच्चा जो होता है अपनी बात को टीचर से कह सके, अपनी बात को प्रकट कर सके। और हम देखते हैं शिक्षक उसकी बात को स्वीकार करता है, तवज्जो देता है, किस स्तर की वो बात कर रहा है। पहले क्या होता था कि बालक किसी विषय वस्तु को बताता था तो हम देखते हैं कि उसको पहले बात तो एनवायरनमेंट ही उनको ऐसा दे दिया जाता था कि वो डरते थे, है ना। अब आप देख रहे हो कि आजकल क्या है, शिक्षक प्रेम पूर्वक कभी कभी झूठी प्रशंसा भी बच्चों की क्लास में कर देता है कि आप भी ऐसा कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं मनोबल बढ़ाने के लिए। अब देखना इसी से रिलेटेड आपका शिक्षा शास्त्र में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब आप इतने लोग यहाँ पे बैठे हो, निंदा, प्रशंसा, ठीक है, निंदा, प्रशंसा, ठीक है, प्रेम, ठीक है, ए बी सी और डी आ जाएगा सभी। निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? क्या होगा? क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? पूछा जाता है क्वेश्चन और गलती करते हैं। क्या होगा? ए बी सी डी, बोलिए। तो इसका डी है। और अधिकतर गलती करते हैं, कह देते अरे इतना सरल, ना से निंदा ना से नकारात्मकता। तो देखिए जब भी अभिप्रेरणा की बात करते हैं, मोटिवेशन की बात करते हैं, तो मोटिवेशन क्या होता है, अभिप्रेरणा क्या होती है? हम देखते हैं अभिप्रेरणा वह है जो व्यक्ति सीखने के लिए अपने अंदर से प्रेरित होता है। किसी कार्य को करने के लिए जब हम अंदर से मोटिवेट होते हैं तो कहलाती है अभिप्रेरणा। अब वैसे तो मनोवैज्ञानिक अर्थ की बात करते हैं तो अभिप्रेरणा केवल और केवल आंतरिक होती है। अब जैसे आप यहाँ इतने लोग बैठे हुए हो तो कोई हम देखते हैं अपने मन से आ रहा होगा यहाँ पढ़ने के लिए कि चलो संविदा की परीक्षा आने वाली है, सीटेट की परीक्षा चल रही है, एमपीटेट की परीक्षा चल रही है, हम तैयारी करें। कुछ हम देखते हैं दूसरों को देखकर कि चलो मेरी फ्रेंड जाने लगी, या कुछ घर में मारे जाते होंगे, लतियाए जाते होंगे कि नालायको पड़े रहना, परीक्षा नहीं निकाल पाओगे, नहीं कर पाओगे। ठीक है। अब जितने भी दूसरों के द्वारा प्रदत्त साधन होते हैं, कोई झूठी प्रशंसा कर देते हैं उसके गार्जियंस कि आप ऐसा कर सकते हो, जितने दूसरों के द्वारा प्रदत्त साधन होते हैं वो सब क्या होते हैं? नकारात्मक। चाहे निंदा की बात करें, चाहे प्रशंसा की बात करें, चाहे प्रेम की बात करें। सकारात्मक अभिप्रेरणा वही है जो हम देखते हैं व्यक्ति किसी कार्य करने के लिए अपने अंदर से मोटिवेट होता है, उसको कहना नहीं पड़ता। एक बच्चा है कि हम देखते हैं ऑटोमेटिक 4 बजे उठ जाता है,
और एक बच्चा है कि माता 4 बजे भी जगाती है, 5 बजे भी जगाती है और 8 बजे नहीं उठ पाता है। तो हम देखते हैं अभिप्रेरणा वही है जब किसी कार्य को करने के लिए हम अंदर से मोटिवेट होते हैं, और जब हम अंदर से मोटिवेट नहीं होते हैं तो शिक्षक या गार्जियंस इन साधनों का सहारा ले सकते हैं, और जितने भी बाह्य प्रदत्त साधन होते हैं वो सब क्या होते हैं, बाह्य अभिप्रेरणा के साधन होते हैं। तो उन्हीं को कह सकते हैं बाह्य अभिप्रेरणा, उसी को कह सकते हैं नकारात्मक अभिप्रेरणा। आया समझ में? अब सकारात्मक अभिप्रेरणा क्या है, जब इस प्रकार के एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए। मान लो हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं आपको, किसी बच्चे का वर्ग 3 में सिलेक्शन हो गया, उस बच्चे को आपके समक्ष रखा जाए कि मैंने इतनी मेहनत की, ऐसा किया इस पद को प्राप्त करने के लिए। उसने बच्चे ने आपसे नहीं कहा कि आपको तैयारी करना है, लेकिन आपको अंदर से लगा, मोटिवेट हुए, द्रवित हुए, इमोशनल हुए, और आपको लगा कि कल से हमें तैयारी करना ही है। जबकि ना उस बच्चे ने कहा, ना गार्जियंस ने कहा, ना टीचर्स ने कहा, तो होती है आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। इसीलिए आप देखते हो कि जब शहर से या हम देखते हैं हमारे कॉलेज से, संस्था से कोई बच्चा निकलता है किसी पद में, तो उसको हम देखते हैं आपके समक्ष रख दिया जाता है मोटिवेट करने के लिए। वो बच्चा आपसे एक भी बार नहीं कहता कि आप ऐसा करिए, ना टीचर एक भी बार कहता है, लेकिन हमें स्वयं उनके भाषण को सुनकर ऐसा लगने लगता है, अंदर से द्रवित हो जाते हैं कि वास्तव में ये हमें सीखना चाहिए, ऐसा हमें करना चाहिए। वो कहलाती है आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक है। अब अगला है मौखिक एवं लेखन कार्य का सिद्धांत। तो मौखिक एवं लेखन कार्य का सिद्धांत क्या कहता है कि बालक को लिखने से पहले हम देखते हैं कि पहले मौखिक कार्य कराया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले बालक बोलता है, बाद में लिखता है। जिसको हम लिखते हैं तो लिखने से पहले उसको पढ़ते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा किस सिद्धांत के अनुसार, या भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत के अनुसार प्राइमरी स्कूलों में बचनी करवाई जाती है। आपने देखा होगा जब छुट्टी होती है तो बच्चों से कह दिया जाता है कि आप 2 का पहाड़ा सुनाइए, 3 की टेबल सुनाइए, 4 की टेबल सुनाइए। क्यों? क्योंकि पहले बच्चे में मौखिक ज्ञान आता है, बाद में लेखन का। तो हम देखते हैं पहले मौखिक कार्य करवाया जाता है, बाद में लेखन। क्वेश्चन क्या बनेगा इससे? मौखिक एवं लेखन सिद्धांत के अनुसार बच्चों को मौखिक कार्य कराया जाना चाहिए, फिर दूसरा पहले लेखन कार्य कराया जाना चाहिए, फिर आ जाएगा मौखिक एवं लेखन कार्य दोनों एक साथ कराए जाने चाहिए। तो हम देखते हैं पहले मौखिक कार्य कराया जाना चाहिए। इसका आंसर केवल ये होगा, क्योंकि जो बालक बोलता है वही लिखता है। ठीक है। अब बोलने और लिखने में सामंजस्य का सिद्धांत। तो सामंजस्य मीन्स क्या होता है? तालमेल। तो हम देखते हैं कि यह सिद्धांत क्या कहता है कि जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम लिखते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि पढ़ाते समय टीचर की बात करें तो चाहे टीचर हो, चाहे हम देखते हैं कोई भी व्यक्ति हो, तो हम देखते हैं कि अपने उच्चारण पर, भाषा के उच्चारण पर उसका कंट्रोल होना चाहिए, उसको शुद्ध बोलना चाहिए, ताकि हम देखते हैं कि जैसा बालक सुनते हैं, जैसा बोलते हैं, उसी का अनुकरण करके लिखते हैं। तो बोलने और लिखने में सामंजस्य का सिद्धांत क्या कहता है कि हमें उन्हीं शब्दों को बोलना चाहिए जो हम लिखते हैं। यानी बोलते और लिखने में सामंजस्य से होने से तात्पर्य क्या है? हमें शुद्ध बोलना चाहिए ताकि हम शुद्ध लिख सकें। कई बार होता है कि हम प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर पाते हैं, उच्चारण सही नहीं कर पाते, जिससे हम लिखने में भी गलतियां कर देते हैं, है ना। तो हम देखते हैं इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। अब अगला है व्याक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। ये आप कई बार पढ़ चुके हो। व्याक्तिक विभिन्नता यानी व्यक्ति विशेष की बात हो रही है। तो प्रत्येक बालक के सीखने का स्तर अलग अलग होता है। यही कारण होता है कि कोई व्यक्ति जल्दी सीख जाता है, कोई देर से। तो ये सिद्धांत क्या कहता है? एक ही विषय वस्तु को एक बालक देर से सीखता है और कम अच्छी से सीख पाता है, जबकि हम देखते हैं कि दूसरा बालक उसी विषय वस्तु को जल्दी सीख जाता है और कम समय में सीख जाता है। क्यों? क्योंकि सभी की बुद्धि लब्धि अलग अलग होती है, ये सभी की मानसिक योग्यता भिन्न भिन्न होती है। तो जिस बालक की जितनी अच्छी बुद्धि लब्धि होती है तो किसी विषय वस्तु को जल्दी सीख जाता है और कम समय में सीख जाता है, जबकि जिस बालक में मानसिक योग्यता कम होती है तो उसी कार्य को देर से सीखता है और कम अच्छे से सीख पाता है। ठीक है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, ये बहुत मोस्ट आ जाता है। क्रियाशीलता का सिद्धांत आपने देखा होगा, जब भी शिक्षा शास्त्र की बात होगी तो फोकस किया जाता है कि कक्षा कैसी होनी चाहिए? जीवांत यानी शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच संप्रेषण होते रहना चाहिए। अब क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या कहता है? यदि मान लो क्लास है तो क्लास जीवंत से तात्पर्य है कि ऐसा नहीं है कि शिक्षक बस केवल बोलते जाए और शिक्षार्थी कोई क्वेश्चन ना करे तो भी कक्षा बेकार होती है। हम देखते हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या कहता है कि शिक्षक के साथ साथ छात्र को भी सक्रिय रहना पड़ता है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने का मजा जब ही होता है जब शिक्षार्थी भी शिक्षक से क्वेश्चन करें, रूबरू हों, तो हम देखते हैं कि उनकी जिज्ञासा का स्तर क्या होता है? बढ़ता है। मान लो आप हमसे क्वेश्चन करो
और हम कहें इग्नोर कर दें क्वेश्चन को, आपसे नहीं बताएं, तो कल से आप शिक्षक से क्वेश्चन नहीं करोगे। क्यों? हमने इन टीचर से क्वेश्चन किया था तो हमने टीचर के द्वारा इग्नोर कर दिया गया था। तो हम देखते हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत कहता है कि यदि शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी में से कोई एक भी यदि क्रियाशील नहीं होता, निष्क्रिय हो जाता है, तो शिक्षण वहाँ पे सही नहीं हो पाता है। तो पढ़ाते समय शिक्षक को भी हम देखते हैं एक्टिव रहना चाहिए और शिक्षक के साथ साथ शिक्षार्थी को। ठीक है, तो क्रियाशीलता के सिद्धांत के अनुसार शिक्षक को एक्टिव रहना चाहिए, क्रियाशील होना चाहिए, छात्र को, दोनों को, तो दोनों को। बाल केंद्रता का सिद्धांत, ये सबसे महत्वपूर्ण। अब पहले जो प्राचीन की शिक्षा हुआ करती थी वो क्या थी? अध्यापक केंद्रित। जो गार्जियंस हुआ करते थे तो हम देखते हैं कि बालक को संस्थाओं में डाल देते थे, गुरुकुल में डाल देते थे और बोल देते थे कि हमारा जो बच्चा है माटी का घड़ा है, मिट्टी का बर्तन है, आपको इसमें संस्कार भरना है। यानी बच्चे की योग्यताओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता था, तो बच्चे में नेगेटिविटी पहले से आ जाती थी। अब मनोविज्ञान के आने से हम देखते हैं शिक्षा क्या है? बाल केंद्रित। और हम देखते हैं कि बालक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का आयोजन किया जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो हमारा सिलेबस है तो बालक की आवश्यकताओं को, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी आवश्यकताओं को देखते हुए हम देखते हैं सिलेबस में चेंज किए जाते हैं, हम देखते हैं पीरियड में चेंज किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं शिक्षा बाल केंद्रित है, यानी शिक्षा बालक के लिए है, ना कि बाल केंद्रित शिक्षा का निहितार्थ क्या हो जाएगा? शिक्षा बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के लिए। और अध्यापक केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या होता था? बालक शिक्षा के लिए है, ना कि शिक्षा बालक के लिए। और आज उल्टा हो गया, बाल केंद्रित शिक्षा ने उसको बदल दिया है और आ गया शिक्षा बालक के लिए है। यानी शिक्षा के जरिए जो भी परिवर्तन करना है शिक्षा में परिवर्तन होंगे और बालक उसको एडजस्ट करेगा। ठीक है, अगला है अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत क्या कहता है? किसी विषय वस्तु को हम जितने बार दोहराते हैं, संज्ञान में लाते हैं, तो हमारे स्मृति स्थल पर बनी रहती है। और जैसे जैसे हम अभ्यास करना बंद कर देते हैं तो हमारे स्मृति स्तर से परे हो जाती है। चाहे शिक्षक की बात करें और चाहे हम देखते हैं शिक्षार्थी की बात करें, जो भी हम देखते हैं अपने ज्ञान को रूटीन में बनाए रखते हैं वो हम देखते हैं शिक्षा से जुड़े रहते हैं। और जो हम देखते हैं कि इसको अभ्यास को नहीं कर पाते हैं, ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाते हैं, धीरे धीरे वो अलग हो जाते हैं। अगला है स्वयं संशोधन का सिद्धांत। स्वयं संशोधन का सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों को जब पढ़ाया जाता है तो बच्चों में खुद इतनी समझ आ जाती है कि वो अपनी गलतियों को स्वीकार करना या देखना या जांचना शुरू कर देते हैं। तो आपने देखा होगा कि बालक को हम देखते हैं अपनी गलती का आकलन स्वयं करवाया जाता है कि आपने गलती कहाँ की है। तो हम देखते हैं जब बालक ऐसा करना सीख जाता है, पहले पढ़ता है, उच्चारण करना सीखता है, इसके बाद में हम देखते हैं कि जब लगभग बालक में प्राइमरी स्तर में आ जाता है, यानी तो हम देखते हैं प्राइमरी से उच्च स्तर में आ जाता है, तो हम देखते हैं अपनी गलतियों पर सुधार करने लगता है। अब ये सुधार कैसा होता है? जैसे मान लो हम बोल रहे हैं तो कई बार क्या होता है कि शिक्षक अशुद्ध बोलता है तो वही बालक भी बोलने लगता है ना। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारे बोलने का उच्चारण सही होता है तो वैसे वैसे हम किसी को टोक देते हैं। मान लो कोई बालक या बालिका गलत बोलती है, किसी शब्द का उच्चारण गलत करती है, तो एक दो बार टोक दिया जाता है तो अपनी वर्तनी बोलने पर सुधार करने लगती है। तो यानी बालक स्वयं ये दूसरों को शुद्ध बोलते हुए हम शुद्ध बोलने लगते हैं, तो ये कहलाता है स्वयं संशोधन का सिद्धांत। अगला है बहुमुखी प्रयास का सिद्धांत। अब देखिए बहुमुखी प्रयास के सिद्धांत की बात करते हैं तो जब भी बहुमुखी प्रयास के सिद्धांत की बात करते हैं तो बहुमुखी प्रयास का सिद्धांत कहता है कि हम बहुमुखी प्रयास का सिद्धांत कहता है कि जब किसी बालक के लेखन प्रक्रिया को सुधारना है तो हम देखते हैं या भाषा प्रक्रिया को सुधारना है तो उसमें हम देखते हैं एक विषय के शिक्षक का योगदान नहीं होना चाहिए, जबकि सभी विषय, जैसे हम हिंदी आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारे द्वारा भी शुद्ध आपको लिखवाया जाना चाहिए, बोलना चाहिए। आपको अंग्रेजी का शिक्षक है तो उसके द्वारा प्रयास करना चाहिए, सामाजिक विज्ञान का शिक्षक है तो उसके द्वारा, तो सभी के प्रयास होना चाहिए लेखन से संबंधित, जिसे बोलते हैं बहुमुखी प्रयास का सिद्धांत। मान लो विज्ञान वाला टीचर आपको अशुद्धियाँ नहीं बताएगा, अंग्रेजी वाला अशुद्धियाँ नहीं बताएगा, तो हम देखते हैं हिंदी वाले बस से हम देखते हैं कि केवल एक कल्पना नहीं कर सकते, तो हम देखते हैं सभी का योगदान होना चाहिए, उसे कहते हैं बहुमुखी प्रयास का सिद्धांत। अगला है शिक्षण सूत्रों के प्रयोग का सिद्धांत। तो हम देखते हैं शिक्षण सूत्र। अब शिक्षण सूत्र को हम कल टॉपिक में अलग से पढ़ेंगे, बड़ा टॉपिक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हमने भाषा शिक्षण के सिद्धांतों को पढ़ा। तो कल हम अगले चैप्टर में लेके आएंगे शिक्षण सूत्रों के प्रयोग के सिद्धांत को। तो शिक्षण सूत्र क्या होते हैं, इनको हम कल के वीडियो में अच्छी तरह से समझेंगे।
है ना। तो जितने भी शिक्षण सूत्र होते हैं तो कल हम उनको लिखेंगे और उनको हम बतलाएंगे कि शिक्षण सूत्र होते क्या हैं, तो उस पर फोकस करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। आज की क्लास अपनी कंप्लीट होती है, इसके बाद मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।